वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे पॉलिटी के सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे पुरानी वीडियो अभी तक आप लोग नागरिकता, सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स, अपने अधिकार और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये पॉलिटी सेशन में हम लोग कवर कर चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग पूरे इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे वनडे एग्ज़ाम के लिए। बेसिकली ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जो वनडे एग्ज़ाम का प्रिपेयर करते हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, CUET हो गया, CGL हो गया, MTS हो गया, CHSL हो गया और यूपी पेट हो गया, JEE के नॉन टेक्निकल के लिए। तो हर वनडे एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को पूरा देखिएगा। आपको आई होप ये सेशन फ्रूटफुल ज़रूर होगा। आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए अपने सेशन को चालू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को राइट्स देता है, वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ भी देता है जिसको हमें समय समय फॉलो भी करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स जैसे हैं हमारे अधिकार हैं कि हमें बोल सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, वैसे ही हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जिसको पालन करना चाहिए। ठीक, तो क्या है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट प्रोवाइड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन। जो सबसे पहले संविधान बना था एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 1950, ठीक, 1950 26 जनवरी के समय जब ये हुआ, ठीक, 26 जनवरी को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था, ठीक, लेकिन बाद में इसको लाया गया। तो कब लाया गया, कैसे लाया गया, इसकी ज़रूरत क्या थी और ये अभी हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इन सब चीज़ों को आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रेजेंट में जो हम लोग एंजॉय करते हैं या हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमें दी गई हैं वो USSR से दिया गया है, ठीक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत संघ, ठीक है, रसिया, जो कि प्रेजेंट में अभी रसिया है, ठीक, वहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स को, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये ऐसे आसान भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो USSR से लिया गया है। और पीछे एक चीज़ बताना भूल गया कि ये भी क्वेश्चन आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट के टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी कि नहीं थी। तो इम्प्लीमेंट के टाइम नहीं थी, बाद में इसको आफ्टर इमरजेंसी इसको लाया गया। अब देखते हैं बैकग्राउंड में, रशिया से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है, आफ्टर इंटरनल इमरजेंसी, जो आंतरिक आपात लगी हुई थी, इंटरनल इमरजेंसी 1975-77 के टाइम पे इंदिरा जी की सरकार पे, तो उस समय पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डब्बे में कर देता हूँ। डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा गया है, डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग चाहे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और किसके रिकमेंडेशन से, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है। तो इस स्टेटमेंट से हमें तीन चीज़ें पता चलती हैं कि आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाया गया। अब अगर बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया गया। कब लाया गया? तो 1976 के समय। किस कमेटी ने, किसके रिकमेंडेशन से? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई। अब आइए देखते हैं आगे। एट द टाइम ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी इनिशियली शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक, बाद में इसको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर दिया गया इन 2002 में, ठीक, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। अब देखेंगे क्या ऐड हुआ है क्या नहीं, वो आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक, याद रखिएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 11th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई। तो बिगिनिंग में 10 था, फिर बाद में 1 आया, अब जो है
11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक, आइए देखते हैं अब आगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लाई करती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कहाँ लाई करती है, कहाँ पे है। तो अगर हम वही संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर 11 incorporated in Article 51A Part 4A of Indian Constitution. Under this article, it is the duty of every citizen of India. ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो लिखी गई हैं आर्टिकल 51A के में, 51A में सब क्लास करके ABCD करके 11 ठो डाले गए हैं। अब वहीं अगर पार्ट की बात करें तो पार्ट 4 में याद रखिएगा, इसमें कम से कम 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन घुमा फिरा के बन जाते हैं कि किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में है, सब क्लॉज क्या है, सब के लिए है कि नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें बना के पूछ लेता है क्वेश्चन। अब वहीं अगर बात करें तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, वो मूल कर्तव्य जो हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला ड्यूटी क्या है, टू एड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अब वहीं अगर हिंदी में बात करें, संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ठीक, पहला कर्तव्य हमारा क्या है, पहला कर्तव्य हमें ये बताता है कि देश के आइडियल इंस्टीट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि संसद हो गया, विधायक हो गए, ये सब चीज़ें, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। ठीक, जैसे कोर्ट हो गया, ये सब आइडियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लाए गए हैं। तो उनकी बातों का, अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का हमेशा सम्मान करना चाहिए, पहला हमारा कर्तव्य है। अब वहीं अगर बात करें दूसरे कर्तव्य की, तो दूसरा कर्तव्य क्या कहता है, टू चेयर्स एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो हमें उन महान आदर्शों को संजो कर रखना है, उनका पालन करना है जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया है। मतलब कि हमें उन सभी बातों का ख्याल रखना है, उनको हमेशा चर्चा का विषय बनाए रखना है, अपने आने वाली पीढ़ी को बताते रहना है उनके मतलब आइडियल या नोबल उनके आइडिया को, जो कि फ्रीडम आज़ादी के लड़ाई में अपना योगदान दिए हैं। ठीक, जिससे हमें इंस्पायर मिलता रहे, आने वाली पीढ़ी को मिलता रहे, उनके बारे में जानकारी मिलती रहे। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं हमें उन सभी महान पुरुष जो कि आज़ादी के समय अपनी बलिदान दिए, अपना योगदान दिए, उनकी बातों, उनके आइडिया को हमें सजो के रखना है ताकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बता सके और वो हमेशा स्मरण में रहें। तीसरा कर्तव्य क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत का संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना हमारा तीसरा सबसे मेन कर्तव्य है कि उसकी अखंडता, ठीक, एकता को बनाए रखना और संप्रभुता को। ठीक, जो कि आज के समय में बहुत टफ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आज के समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसीज सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। ठीक, तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे देश की सोवरेनिटी, संप्रभुता, यूनिटी और इंटीग्रिटी टूटे। ठीक दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा, ये हमारा तीसरा कर्तव्य है। और शायद सबसे मेन कर्तव्य ये है कि पहले देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे। तो संप्रभुता मतलब सोवरेनिटी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि हम संप्रभुता नहीं है और हम एक अच्छा दूसरे कंट्री में जाके रेस्पेक्ट पालेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक हमारे देश की संप्रभुता और यूनिटी नहीं रहेगी तब तक हम किसी दूसरे कंट्री में रेस्पेक्ट पाने की सोच ही नहीं सकते, वो देगा ही नहीं। चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या कहता है कि देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। मतलब ये कहता है कि ऑलवेज, अगर हमारे सेना को, हमारे आर्मी को अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारे देश को कभी भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें तुरंत उसके लिए खड़े रहना पड़ेगा, उसके सर्विस के लिए, या कहीं पे भी जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लग जाए, लड़ाई हो जाए, नेशनल राष्ट्र के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये हमारा चौथा कर्तव्य है। ठीक, पांचवा क्या है, टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन, ठीक, ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के सभी लोगों के बीच
सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। मतलब कि हमें किसी भी समुदाय, किसी के लिए ऐसा वेश या ऐसा नाराज़गी भरी भाषा से नहीं बोलना है जिससे कि लोग नाराज़ हो जाएं। ठीक, हमें हमेशा समाज को एक बंधुता में रखना है, भाईचारे में रखना है, कभी भी किसी समाज को नाराज़ नहीं करना है। अब बात करें अगर छठवें कर्तव्य की, 6 ड्यूटीज़ क्या है, तो 6 नंबर की ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। मतलब जैसे कि ताजमहल हो गया, आनंद भवन हो गया, ठीक है, जामा मस्जिद हो गया, इंडिया गेट हो गया, ठीक, राजपथ हो गया। मतलब जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी हेरिटेज है, विरासत है, उसको संजो के रखना। ऐसा कि नहीं कि उसको तोड़ दे, फोड़ दे, ये सब नहीं करना है। ठीक, हमारी ये कर्तव्य है कि अगर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो उसका संरक्षण करें, उसको गंदा ना करें। ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा उसका ख्याल रखें ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके और उसकी विजय गाथा को सुन सके। 7th फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड टू हैव कंपेनियन फॉर लिविंग क्रिएचर। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखना। मतलब कि जो ऐसा नहीं है कि हमें राइट्स मिला, हम कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो हम अपने कर्तव्य को भूल जाए और हम किसी जानवर को मार दें, उसके घर को उजाड़ दें, ऐसा नहीं है। हमें हमेशा प्रकृति, पेड़ को काटना नहीं है, प्रकृति और उसमें रहने वाले जीव जंतु पे दया भावना रखनी है। ऐसा नहीं किया है हम बंगला बना रहे हैं तो अगर 200 साल पुराना, काफ़ी पुराना कल्चरल, रिलीजियस या हिस्टोरिकल प्लांट है तो हम उसको काट दें, नहीं, हम कुछ ऐसा टेक्निक लगाते हैं जिससे वो बच जाए। मतलब कि पर्यावरण को हमेशा बचा के रखना है और उससे संबंधित जानवर को भी। 8वां कर्तव्य क्या है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ यूनिटी। मतलब समझिए कि टेक्नोलॉजी पे हमेशा कंपटीशन डेवलप करना है ताकि लोग नई नई खोजें कर सके। वैज्ञानिक दृष्टि, साइंटिफिक आई रखनी है, ठीक है, साइंटिफिक दृष्टि रखनी है ताकि हमेशा देश डेवलप करता रहे, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहे। 9वां, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजर वाइडेंस। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना। मतलब कि किसी भी कंडीशन में लड़ाई नहीं करना है, कोशिश करिए हिंसा का त्याग कीजिए, ठीक, परित्याग कीजिए। और सार्वजनिक संपत्ति, अगर ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक संपत्ति आप टिकट ले लिए ट्रेन का तो आप सीट फाड़ दीजिए, कहीं भी तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, नहीं, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। ठीक, ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ दे। 10वां, जो कि शुरू में लास्ट था लेकिन बाद में इसके बाद एक और जोड़ा गया था, क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। मतलब कि कलेक्टिव प्रयास करें, ठीक, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हमेशा प्रेरित करना व्यक्तिगत और समूह में, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। अब आइए देखते हैं लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ बट नॉट द लीस्ट ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, समय समय पे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की जाती है, तो हो सकता है कि बढ़ भी जाए। ठीक, लास्ट क्या है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड एज द केस मे बी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। हिंदी में वही अगर बात करें, अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को जैसा भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करना। मतलब कि अगर देखेंगे तो ये गार्जियंस के लिए हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 11 जो है, 11 पार्ट जो है वो गार्जियन के लिए है कि उनको बताता है कि ये आपका दायित्व है कि आपका बच्चा चाहे किसी भी कंडीशन में 6 से 14 साल तक स्कूल जरूर जाए या जरूर भेजे। ये आपका कर्तव्य है, किसका, हर माता पिता का ये कर्तव्य है। और इसी तरीके से ये लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ था दोस्तों। और कुछ बातें जो कि हम ऐसे ही बता देते हैं। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, देखिए आइए बताते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो फोर्सफुल नहीं है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोग कोर्ट में जाके आर्टिकल 32 के तहत रेमेडीज़ और बहुत सी चीज़ें हैं, 226 के तहत हाई कोर्ट से रिट जारी करा के अपने फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं, वो फोर्सफुली है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ फोर्सफुली नहीं है, ये फोर्सफुली नहीं है। मतलब क्या कि आप फॉलो करो या ना करो, इसके लिए आपको सज़ा नहीं दी जाएगी।
ठीक, ये बस आपकी जिम्मेदारी को बताता है, रिक्वेस्ट करता है, लेकिन आप मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है। ये कोई भी लॉ वायलेशन के तहत आपको नहीं मारा पीटा जाएगा, नहीं जेल भेजा जाएगा कि आपकी ये ड्यूटी थी आपने नहीं किया। हाँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट जरूर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि आप ये चीज़ों को करें। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका प्रीवियस ईयर इस टॉपिक का आ जाएगा हमारे चैनल पे।